मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र 22 साल है। हमने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। उसके बाद अब हमारी जिंदगी कुछ खुशहाली की तरफ आई थी। पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी। उसके बाद ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। मैं अपने पापा के पास ही बैठी हुई थी। कल हमारी दीदी की हल्दी की रस्म थी। घर में एक उदासी सी छाई हुई थी। कहने को शादी वाला घर था, हर तरफ रौनक ही रौनक थी, लेकिन दिल वीरान थे। हम अपनी दीदी को रुखसत करने वाले थे। हर परिवार के लिए ये दुख बहुत तकलीफ भरा होता है। पापा की आंखों में नमी थी। पापा दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे भी करते थे, लेकिन जो बात बड़ी औलाद की होती है वो दूसरे या तीसरे नंबर वाली औलाद की नहीं होती। पापा का मैंने हाथ थाम लिया था और उनकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत से बोली थी, इस तरह निराश मत हो। ऊपर वालों ने अगर आपको आज इस जगह पर खड़ा किया है तो आप खुश रहें। आपको मायूस होना शोभा नहीं देता। दीदी वैसे भी अपनी पसंद की शादी कर रही है। हमें यकीन है दीदी अपने ससुराल में खुश रहेंगी। आप बेफिक्र रहें। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मोहब्बत से बोले थे, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल होता है। तुम कभी ये बात नहीं समझ पाओगी। ये बोलकर पापा की आंखों से 2 आंसू टूटकर गाल पर गिर गए थे। मुझे एकदम तकलीफ हुई थी। मैं पापा के आंसू साफ करते हुए उन्हें समझाने लगी थी कि ये दुनिया का दस्तूर है, आप इस तरह निराश ना हों। खुशी खुशी दीदी को विदा करें। काफी देर तक मैं अपने पापा के पास ही बैठी उनसे बातें करती रही थी। हम अपने माता पिता की 2 ही बेटियां थीं। इसके अलावा न हमारा कोई भाई था और न ही कोई तीसरी बहन। इसी वजह से पापा हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। सबसे ज्यादा वो मुझसे क्लोज थे। दीदी हमारी बहुत सिंपल थी, लेकिन उन्होंने पापा से जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश की थी कि वो शादी अपनी पसंद से करना चाहती है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों ही दीदी की इस बात को सुनकर हैरत के समंदर में डूब गए थे। दीदी का रवैया हम सबसे बहुत अलग था। वो बहुत खामोश किस्म की थी। ना ज्यादा किसी से बातचीत करती थीं और ना ही ज्यादा बोलती थी। इसी वजह से हम सब हैरान रह गए थे। फिर जब दीदी ने अपने पसंदीदा लड़के से हमारी मुलाकात करवाई तो मैं, पापा और मम्मी हम तीनों ही दंग रह गए थे, क्योंकि दीदी ने बहुत ही गरीब घर में अपने लिए रिश्ता चुना था। पापा और मम्मी गुस्से से भड़क गए थे। हम किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी इस घर में नहीं करवाएंगे। आखिर उनके पास है क्या? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। समझने की कोशिश करो। लेकिन दीदी ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं यही शादी करूंगी। यही मेरी जिंदगी का हमसफर बनेगा। अगर आपने मेरे लिए हाँ नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी। मैंने दीदी के कंधों को थामकर झिंझोरा था। आप ये क्या कर रही हैं? ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बेशक मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत के वक्त इंसान को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आप अंधे कुएं में क्यों कूदना चाहती हैं? उनके पास कुछ नहीं है। इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत से पेट नहीं भरता, लेकिन ना मेरी दीदी ने समझा और ना ही वो समझना चाहती थी। हमारे घर में उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई थी। मम्मी पापा परेशान थे, दीदी अलग परेशान थी। एकमात्र मैं थी जो पूरे घर का सिस्टम लेकर चल रही थी। दीदी ने खुदकुशी की कोशिश की तो पापा मम्मी को अपने घुटने टेकने पड़े। हमने लड़के से मुलाकात करके उन्हें हाँ बोल दी थी, क्योंकि अगर दीदी को कुछ हो जाता तो हम किसी भी कीमत पर खुद को माफ नहीं कर सकते थे। लेकिन दीदी ने जिस घराने को अपने लिए चुना था वो उनके लिए ठीक नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। वो रात वाकई बहुत भारी थी। दीदी के साथ मैं और कजिन सो रहे थे। हालांकि मेरा बहुत दिल था कि आखिरी रात मैं अपनी बहन के साथ गुजारूं, लेकिन मेहमानों का भी मुंह देखना पड़ता है। अगली सुबह का सूरज पूरी आफताब से रोशन हुआ था। मैं सबसे पहले दीदी के कमरे में गई थी। वो अपना सामान मुस्कुराकर समेट रही थी। आज उन्हें तैयार होने के लिए पार्लर जाना था। मैं सीधा उनके पास गई
और उन्हें समझने का मौका दिए बिना अपने सीने से लगा लिया। कजिन्स वगैरह नाश्ता करने के लिए बाहर गई हुई थी। मेरी दीदी मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। मैंने उनके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार फोन करना, तुम्हारी बहन हाजिर हो जाएगी। मेरी बहन ने सर को हल्की सी हिलाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, राधा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीजू आदि बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी बातों से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करेंगे, लेकिन उनके लहजे में मौजूद इत्मीनान को देखकर न जाने क्यों मुझे एक बार फिर परेशानी होनी शुरू हो गई थी। जितने भी कम बोलने वाले लोग होते हैं, अगर उनसे कोई अच्छी तरह बात कर ले और उन्हें समझना शुरू कर दे तो वो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम थी। यही वजह थी कि मैं हद से ज्यादा बेचैन हो रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मेरी बहन अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर उसे जरा भी तकलीफ होती तो हम सब बेचैन हो जाते। वो पार्लर चली गई थी और शाम को हल्दी की रस्म के वक्त पहुंची थी। उन्हें देखकर मम्मी, पापा और हम तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हल्दी की दुल्हन बनी हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं फौरन उनके पास गई, उनका हाथ थामा और उनको लेकर स्टेज तक गई। सबने खूब शोर मचाया। हमने उनकी हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से की। मम्मी पापा की तो आंखें सूख ही नहीं रही थीं। ऐसा ही हाल मेरा था, लेकिन दीदी हम सबसे बेपरवाह, चेहरे पर मुस्कान सजाए, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। एक पल के लिए मेरा दिल बुरी तरह धड़क गया। मैं अपने ऊपर वाले से महज एक दुआ मांग रही थी, मेरी बहन की जिंदगी को आसान करना, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। जिस शख्स को उसने अपने लिए चुना है वो आदमी उसके लिए बहुत अच्छा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और बारात का दिन भी सिर पर पहुंचा था। हमने दीदी की शादी एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में रखी थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आने थे। सब मेहमानों की नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन बारात आने का नाम नहीं ले रही थी। हम सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। दीदी भी काफी परेशान होकर लगातार जीजू को फोन पर फोन कर रही थी, लेकिन उन लोगों का कोई अतापता नहीं था। बाबा की हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि अगर बेटी दुल्हन बनकर बैठी हो और बारात ना आए तो ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत शर्मनाक होता है। हम सभी दुआ कर रहे थे कि बारात आ जाए। खुदा का शुक्र था कि लगभग आधे घंटे बाद बारात आ गई थी, लेकिन आने वाली बारात को देखकर हम सब शर्मिंदा हो गए थे। न उन्होंने ढोल बजाया था और न ही आतिशबाजी की थी। महज अजीब तरह के कपड़े पहने हुए कुछ लोग मैरिज हॉल में दाखिल हो गए थे। आदि जीजू का पहनावा बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सबने बेहद अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। हमने इस बात को ज्यादा सिर पर सवार नहीं किया, क्योंकि हमारा सरोकार आदि जीजू से था। फौरन ही शादी की रस्म शुरू हो गई। दीदी के चेहरे पर वापस मुस्कान और इत्मीनान आ गया था। आदि जीजू से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मैं समझ गई थी कि ये आदमी मेरी बहन को खुश रखेगा, क्योंकि जिस अंदाज में वो दीदी से बात कर रहे थे और उनका हाथ थाम रहे थे, इन तमाम चीजों से ये बात साबित हो रही थी कि वो वाकई अपनी बीवी को पसंद करते हैं। मैं भी अपने ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि सब सही सलामत हो जाए। बेशक दीदी हमारे घर की बड़ी बेटी थी, लेकिन हमेशा बड़े होने का किरदार मैंने निभाया था। इसी वजह से परेशानी भी मुझे सबसे ज्यादा हो रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और फिर विदाई का वक्त भी सिर पर आ पहुंचा। जब दीदी को मैंने अपने गले से लगाया, वो लम्हा मेरे लिए इतना इमोशनल था जिसकी कोई हद नहीं थी। आज मैं हमेशा के लिए अपनी बड़ी बहन को अपने आप से जुदा करने वाली थी। उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। अगर अब हम दोनों मुलाकात करेंगे तो वो अपने पति से इजाजत लेगी। ऐसे कई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, उसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत से बोली,
राधा हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहेगी। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल करना। तुम्हारी बहन भागते हुए तुम्हारे पास आएगी। इतना याद रखना, निशा दीदी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कहते ही मैंने उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा किस किया। बाबा भी उनसे मिलकर खूब रोए। थोड़ी देर बाद उनकी विदाई हो गई और हम तीनों खाली हाथ रह गए। दीदी की विदाई के बाद ही मौसाजी हमारे पास आए थे और पापा को देखते हुए अजीब से अंदाज में बोले थे, बुरा मत मानना भाई साहब, लेकिन आपने लड़की की शादी अच्छे घराने में नहीं की है। हमारी निशा बहुत सुघड़ और सलीकामंद बच्ची है, लेकिन जिस खानदान में वो गई है वे बहुत ही बदतमीज लोग हैं। बस ऊपर वाला उसके नसीब अच्छे करे। हमने फौरन ही उनकी बात पर हामी में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद ही सभी मेहमान जाना शुरू हो गए थे। हमें भी हमारे कुछ रिश्तेदारों ने खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन हलक से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। बस एक ही परेशानी थी कि दीदी वहां जाकर खुश रहे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और हम लोग घर आ गए। आधे से ज्यादा मेहमान हमारे घर पर ठहरे थे, जबकि आधे उसी रात अपने घर चले गए थे। मैं दीदी के कमरे में ही उनके बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बचपन, जवानी, लड़कपन, हर हिस्सा मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहरा रहा था। मैं तड़प कर बोली, काश ऐसा वक्त ही ना आता कि बेटियों को अपने बाप के घर से रुखसत होना पड़े। हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहते। लेकिन हमेशा ये काश ही रहा है। एक औरत को अपना घर, अपना मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। हमें बताया गया था कि 2 दिन बाद रिसेप्शन किया जाएगा, लेकिन रिसेप्शन के लिए जब पापा ने फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी हमारे पास इतने साधन नहीं हैं, हम रिसेप्शन नहीं करना चाहते। शादी हो गई है, बस यही बेहतर है। मम्मी पापा हैरान थे, क्योंकि हमने कई मेहमानों को रिसेप्शन की भी दावत दी थी। पापा ने फौरन ही उन लोगों को फोन करके मना कर दिया कि अभी फिलहाल रिसेप्शन नहीं किया जा रहा, क्योंकि थोड़े मसले पैदा हो गए हैं। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। दीदी की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई अतापता नहीं था। आज मम्मी और मैंने तय किया कि हम दीदी को फोन करके उनके पति और उन्हें दावत पर बुलाएंगे। अभी तक उनकी ससुराल में दावत नहीं हुई थी। पापा का भी यही कहना था कि तुम निशा को अब कुछ दिन रहने के लिए बुला लो। पूरा 1 हफ्ता वो अपने ससुराल में रह चुकी है। मम्मी ने फौरन ही फोन मिला दिया। पहली घंटी पर ही दीदी ने फोन उठा लिया। मम्मी खुश होते हुए बोली, कैसी है मेरी लाडो, नाश्ता कर लिया? मगर चंद पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। हम लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। हमारा फोन स्पीकर पर था और हम तीनों ही मोबाइल के पास घेरा जमाकर बैठे हुए थे। चंद पल बाद दीदी की सहमी हुई आवाज आई, मम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे बुला रहे हैं। ये कहते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। हम तीनों, मम्मी, पापा और मैं, एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मम्मी कुछ कहती, इससे पहले ही मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा, मम्मी, दीदी के घर में कुछ मसला है। उनकी आवाज से ही मैं समझ गई हूँ कि मामला गंभीर है। आप दुआ करें कि वहाँ सब ठीक हो। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी बात सुनकर पापा भी हामी में सिर हिलाते हुए बोले, राधा सही बोल रही है, कभी भी निशा ने इस तरह से बात नहीं की। हमें उसके ससुराल जाना चाहिए। वहां जाकर ही पता चलेगा कि हमारी बच्ची किस हाल में रह रही है। वैसे ही उसने इतने गरीब घर में अपने लिए रिश्ता चुना है। ये कहते ही पापा और मम्मी अपने कमरे की तरफ चले गए, जबकि मैं भी फौरन तैयार होने चली गई। मेरा कहना था कि अगर हमने बेटी किसी दूसरे के हाथ में दी है तो हम उससे बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें ये बताकर आएंगे कि हमने बेटी की शादी की है, बेटी को बेचा नहीं है। मैं फौरन तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी पापा भी तैयार थे। हम तीनों ही गाड़ी में बैठकर दीदी के घर की तरफ रवाना हो गए। उनका इलाका भी बहुत गंदा था। ना जाने क्यों मुझे कभी कभी दीदी की सोच पर बहुत गुस्सा आता था कि उन्होंने बेवजह जज्बात में बहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। बेशक
जीजू देखने में अच्छे थे, उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंसान कुछ रुपए पैसे भी देखता है। पूरी जिंदगी का सवाल होता है। इस तरह कभी भी जज्बात में बहकर किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी गाड़ी एक झटके से दीदी के घर के सामने रुकी। हम तीनों एक साथ ही बाहर आए। दीदी के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। हम तीनों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक दीदी के रोने की आवाज भी आई और यहाँ हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई। हम बेतहाशा उनके घर में दाखिल हुए और सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। आदि जीजू दीदी पर हाथ उठा रहे थे। वे अभी उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ते, इससे पहले ही मेरे पापा चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? दूर हो जाओ उससे। अचानक पापा की आवाज सुनकर जैसे दीदी को सुकून सा मिला। वो पागल सी भागते हुए मम्मी के गले से लिपट गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो 1 हफ्ते की दुल्हन थी, लेकिन उनके कपड़ों से मालूम हो रहा था जैसे उनकी शादी को अरसा बीत गया हो। चेहरे पर मौजूद उदासी और आंखों में आंसू ये सब बताने के लिए काफी थे कि मेरी बहन बहुत मुश्किल से यहाँ जिंदगी बसर कर रही है। ससुराल वाले सभी वहीं खड़े थे। आदि जीजू भी काफी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्होंने सिर झुका लिया था। पापा कुछ कहते, इससे पहले ही दीदी उनका हाथ थामते हुए बोली, पापा, मैं ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी जुबान की लड़खड़ाहट ये बताने के लिए काफी थी कि मामला वाकई गंभीर है। मैंने अपनी दीदी के गाल पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखते हुए जताकर बोली, दीदी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बस शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आप पर हाथ उठाए। अपनी बहन को विदा किया है, बेचा नहीं है। आज भी हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही मैंने आदि जीजू की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी में डूब गए थे। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही निशा दीदी मेरा हाथ पकड़कर बोली, राधा, सब ठीक है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये कहते ही उन्होंने हमें अपने कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन पापा गुस्से से पागल होने के करीब आ गए। वो आदि जीजू की तरफ मारने को लपके, मगर मैंने उन्हें फौरन काबू कर लिया। हम इस तरह जज्बाती नहीं हो सकते थे। ये दीदी का ससुराल था। हमें किसी भी तरह बात को संभालना था। हमारी दीदी आदि जीजू से मोहब्बत करती थी और हम उनकी जिंदगी को किसी भी कीमत पर तबाह नहीं करना चाहते थे। दीदी मुझे देखते हुए बोली, पापा और मम्मी को लेकर यहाँ से फिलहाल चली जाओ। मैं तुमसे संपर्क करूंगी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मेरी बहन लावारिस नहीं है। अभी मैं कुछ कहती, इससे पहले ही दीदी की सास चिल्लाती हुई आवाज में बोली, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपनी लड़की ले जाइए। हम नहीं रखेंगे आपकी लड़की को। बेवजह हमने आप जैसे लोगों में रिश्ता कर लिया। हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ना जाने किस तरह के आप लोगों के घर के उसूल हैं। दीदी की सास कुछ और कहती, इससे पहले ही आदि जीजू मेरे पापा को देखते हुए माफी मांगने वाले अंदाज में बोले, अंकल, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम दोनों के बीच परिवार को लेकर ही गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। लेकिन मैं आपके सामने निशा से माफी मांगता हूँ। ये कहते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बेशक पापा और मम्मी एक अजीब उधेड़बुन में फंस गए थे। ऐसा मंजर देखने के बाद हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम अपनी बेटी को इस परिवार में छोड़कर जाएं। वहां बच्चे गंदे हालात में घूम रहे थे। गंदा पानी दरवाजे के सामने जमा हुआ था, जिससे अजीब तरह की बदबू आ रही थी। दीदी की हिम्मत पर मैंने रश किया था, क्योंकि यहाँ पर रहना हम जैसे लोगों के बस से बाहर था। मैंने पापा की तरफ देखा और उन्हें समझाते हुए कहा, आप खामोशी से घर वापस चलें। दीदी के पास अभी थोड़ा वक्त है। उन्हें यहाँ आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी उन्हें अपने कदम जमाने पड़ेंगे, इसलिए कुछ चीजों पर उन्हें समझौता करना होगा। आप इस तरह हल्का ना हो और ना ही कोई गलत ख्याल अपने दिमाग में पाले। ऊपर वाला जो करेगा
अच्छा करेगा। मेरी बात सुनकर पापा ने सर को हल्का सा हिलाया और खामोशी से मेरे साथ घर से बाहर आ गए। लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद परेशानी के भाव ये बताने के लिए काफी थे कि वो दीदी को यहाँ छोड़ने पर राजी नहीं है। हमने आते आते आदि जीजू और दीदी को दावत दे दी थी। मेरा दिल भी काफी परेशान हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। लगभग 2 दिन बाद वो हमारे घर दावत में आए। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आदि जीजू के चेहरे पर भी मुस्कान थी और दीदी के चेहरे से तो मुस्कान हट ही नहीं रही थी। मैंने दीदी से अच्छे से पूछा, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव उस दिन क्यों किया था? दीदी ने मुझे बताया, वो लोग बहुत अजीब तरह के इंसान हैं। आदि तो बेहतर हैं, लेकिन उनकी मम्मी पापा सब बहुत अलग है। वो लोग हमारे परिवार के बारे में गलत बातें बोल रहे थे, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बिना सोचे समझे उन्हें अच्छा खासा सुना दिया, जिसकी वजह से आदि को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी वक्त तुम लोग आ गए तो मामला खराब हो गया। वरना आदि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, उनके घर वाले बहुत अजीब हैं, लेकिन तुम्हारे जीजू बहुत अच्छे हैं। उनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। जैसे वो मुझसे शादी से पहले मोहब्बत करते थे, वैसे ही उनका आज भी अंदाज है। ये सुनकर मैं संतुष्ट हो गई, क्योंकि अगर मेरी बहन जरा भी तकलीफ में होती तो हम सब भी तकलीफ में आ जाते। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दीदी की शादी को लगभग 1 महीने का वक्त हो चुका था। इस दौरान मैंने और मम्मी पापा ने दीदी को बहुत याद किया। कई बार उसे फोन करके हमने घर आने का न्योता भी दिया, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देती थी कि आदि का काम है, उन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, हम नहीं आ सकते। बस फोन पर बात हो जाती है, यही काफी है। दीदी का अंदाज देखकर कई बार मुझे तकलीफ भी होती थी कि हमने उन्हें इतना प्यार दिया, हमेशा सीने से लगाकर रखा, लेकिन शादी के बाद वो अचानक इतनी बदल गई। मगर फिर मैं ये सोचकर सर झटक देती थी कि अब उनकी शादी हो गई है, उनका एक अलग परिवार है। अगर वो अपने परिवार को वक्त नहीं देंगी तो उनका रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए मैं अपने दिल को समझा लेती थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। उनकी शादी को अब पूरे 3 महीने का अरसा बीत चुका था, जब अचानक एक रोज सुबह के वक्त पापा के फोन पर कॉल आई। हम सब नाश्ता एक साथ कर रहे थे। पापा ने हैरान होकर सुबह सुबह कॉल करने वाले को देखा। ये नंबर दीदी के ससुराल का ही था। पापा ने फौरन परेशान होकर कॉल रिसीव की, और जो बात आगे से सुनने को मिली, उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कदमों तले जमीन निकल गई हो, आसमान सर पर आ गिरा हो। मैं पापा की बात फटीफटी निगाहों से सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो, क्योंकि दीदी के ससुराल वालों ने बताया था कि आपके दामाद का देहांत हो गया है, आपकी बेटी विधवा हो गई है। ये लम्हा इतना भयानक था जिसकी कोई हद नहीं थी। बस मुझे अपनी बहन का ख्याल आया और हम तीनों ही दीवानावार दीदी के ससुराल की तरफ भागे। दीदी आदि जीजू से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए हमें उनकी सबसे ज्यादा फिक्र सता रही थी। और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक जब हम दीदी के घर पहुंचे तो वो चीख चीख कर रो रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था वो अपने आप को खत्म कर दें। उन्हें तकलीफ में देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने फौरन अपनी बहन को अपने सीने से लगाकर संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आ रही थी। पापा भी हमारे पास ही बैठे दीदी को प्यार कर रहे थे, लेकिन वो बस एक बात ही बोलती जा रही थी, मेरे आदि को ला दो। अगर वो मुझे छोड़कर गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे आदि को ला दो, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, वो जिंदा है। इन सबको गलत फहमी हुई है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो सुबह मुझे बोल कर गए थे कि हम दोनों रात में आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। मम्मी, अगर उन्होंने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। आदि मेरा सब कुछ है, मम्मी मुझे आदि ला दें। मेरी बहन की हालत को देखकर मेरा हाल बुरा हो गया था। मैंने उन्हें प्यार करते हुए कहा था, दीदी वो ठीक है, आप चुप हो जाइए। लेकिन मेरी बहन किसी के हाथ नहीं आ रही थी। उसका हाल बेहाल होता जा रहा था।
उसके ससुराल वाले हैरान होकर दीदी का पागलपन देख रहे थे। मेरी तो खुद हालत खराब हो गई थी। जब अचानक मम्मी ने दीदी के कंधे को पकड़कर झिंझोड़ा, होश कर निशा, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। ये कहते ही उन्होंने निशा दीदी को सीने से लगा लिया था, जबकि मैं आंसू भरी निगाहों से अपनी बहन को देखती जा रही थी कि ये कैसा समय हम पर आया था। अभी 3 महीने तो उनकी शादी को हुए थे और अब अचानक से इतना बड़ा सदमा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मम्मी, पापा और मैं, हम तीनों ही दीदी को संभाल रहे थे। जब अंतिम रस्मों को निभाने का समय आया तो दीदी की हालत देखकर वहां मौजूद हर आंख ही अश्कों से भर गई थी। उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो अभी खत्म हो जाएं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मरने वाले के साथ ही मर जाएं। लेकिन ना कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होना है। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे मौजूद लोग एक अजियत भरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल मेरी दीदी का था। हम उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मेरे कमरे से मेरे आदि की खुशबू आती है। मैं यहीं पर रहूंगी। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं अपनी बहन से कहूं कि नहीं, बस अब तुम हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हें इस घराने में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। इस दौरान ही कई औरतों ने ऐसी वाहियात बातें की थीं, जिन्हें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। कोई औरत मेरी बहन को मनहूस बोल रही थी, तो कोई बुरा-भला कह रही थी। ऐसी बातें सुनने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि हम अपनी बहन को उसके ससुराल में अकेला छोड़ दें। मैंने मम्मी पापा को देखकर उन्हें जाने का इशारा कर दिया था और मैं दीदी के साथ ही उनके कमरे में ठहर गई थी। पापा ने दहेज में उन्हें काफी सारा फर्नीचर दिया था, जिसके कारण और लोगों की तुलना में दीदी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मैं उनके साथ ही उनके बिस्तर पर बैठी हुई थी, जबकि वो बार बार आदि जीजू की तस्वीरें निकालकर अपने सीने से लगा देती तो कभी चूम कर रोने लगती। उनकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने करीब जाकर उन्हें अपने सीने से लगाया और उनके माथे पर प्यार करते हुए कहा, तुम हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। अगर आज तुम सब्र करोगी तो वो तुम्हें बेहतरीन अदा करेगा, लेकिन अगर आज तुम रोओगी, चिल्लाओगी तो वो तुमसे खफा हो जाएगा और जो तुम्हारे पास और भी खुशियां हैं वो भी छीन लेगा। जबकि मेरी बहन का हाल बेहाल हो रहा था, समय और तेजी से गुजरता चला गया था और 2 दिन बाद मैंने खूब दीदी को राजी किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। मगर मेरा घर आना जरूरी था। मैं ज्यादा दिन तक उसके ससुराल में नहीं ठहर सकती थी। मेरी भी नौकरी थी और लोगों के मुंह भी बन रहे थे। जब मैं घर वापस आई तो मम्मी ने मुझे खूब डांटा, तुम्हें इस तरह उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ना जाने वो लोग उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे। जबकि मैं मजबूर थी, मैं ज्यादा दिन उसके ससुराल में नहीं रह सकती थी। और जब पापा ने मम्मी को ये बात समझाई, तब कहीं जाकर उनकी समझ में ये बात आई कि वास्तव में मैं एक पराई लड़की हूँ और भला वो लोग मुझे क्यों स्वीकार करेंगे। अचानक ही 2 दिन बाद हमारे घर फोन आया था कि दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो बेहोश हो चुकी है। ये खबर सुनकर मैं दीवाने की तरह अपनी दीदी के घर की तरफ भागी थी। पापा को भी ऑफिस से वहीं आने के लिए बोल दिए थे। हम घर पहुंचे तो मेरी दीदी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके ससुराल वाले चेहरे पर हाथ रखे खड़े थे। मैंने तुरंत अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत लेडी डॉक्टर को वही बुला लिया था और चेकअप करने के बाद पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मैं और भी परेशान हो गई थी। एक ऐसा कहर हमारे ऊपर टूट पड़ा था। दीदी का प्रेग्नेंट होना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। अब उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मम्मी, पापा और मैं, हम तीनों ही सिर थाम गए थे। आने वाले बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी और मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। मम्मी पापा ने अंदर ही अंदर डॉक्टर से अबॉर्शन का पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये उनका पहला केस है। अगर उनका अबॉर्शन कराया गया तो वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। हालांकि मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई थी।
वो जो आदि जीजू की मौत के बाद हद से ज्यादा चुप और वीरान रहने लगी थी। उन्हें शायद जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। अब वो संतुष्ट नजर आ रही थी। मम्मी पापा ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा था कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वो डिलीवरी तक भी कहीं नहीं जाएंगी। वो आदि के कमरे में ही रहकर अपने बच्चे को पैदा करेंगी। उनकी बात और उनकी इज्जत की वजह से हमें चुप रहना ही पड़ा था। समय गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे हमें पता चला था कि इन लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, घर भी अच्छे से बना लिया है। और 5 दिन बाद जो सूचना हमें मिली, वो सुनकर हम तीनों ही हैरानी के समंदर में डूब गए थे। दीदी के ससुराल वाले एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। वो घर काफी आलीशान है। इन लोगों ने एक बेहतरीन कारोबार भी कर लिया है, जो बहुत जल्दी उन्नति पर जा भी रहा है। मैंने इस 5 दिन के अंदर ही सब सुनकर मेरा दिल हैरानी से भर गया था कि ये सब क्या मामला है। दीदी ने ही हमें फोन करके बताया था कि वो एक अच्छे इलाके में शिफ्ट हो रही है। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी हालत कुछ बेहतर थी। मैंने तुरंत ही उस जगह पर अपनी दीदी से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। हम हर समय अपनी बहन पर नजर रखते थे ताकि पता चल सके कि वो किस तरह की जिंदगी जी रही है। जैसे ही मैंने अपनी दीदी के घर में प्रवेश किया तो उसके ससुराल को देखकर मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही थी। अचानक से इन लोगों का अमीर हो जाना मेरी समझ से बाहर था। मैंने जब दीदी की तरफ देखकर ये सवाल किया तो उसने भी अभिता का इजहार किया था। वो कहने लगी, 5 दिन पहले मेरे ससुर और सास आए थे। उन्होंने कहा था कि अपना सामान बांध लो, हम एक अच्छी जगह पर रहने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे ससुर की लॉटरी निकल आई है। उन्होंने अच्छा कारोबार किया है जो हमें फायदा दे रहा है। अब हम सब एक अच्छे और महंगे घर में रहेंगे। इन लोगों की बात सुनकर मैं भी थोड़ी हैरान हुई थी। मम्मी फौरन बोली थी, बेटा ये सब क्या माजरा है? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था और खामोशी से चले गए थे। मेरा दिल किया कि मैं अपनी दीदी के पास जाकर ये सभी सवाल पूछूं कि ये सब क्या माजरा है, आप मेरी बहन को यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? लेकिन मेरी बहन ने मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है फिजूल का हंगामा करने की, तुम घर जाओ। मैंने उसे ध्यान रखने को कहा था और अपने घर आ गई थी। समय और तेजी से गुजरता जा रहा था। मेरी बहन को प्रेग्नेंट हुए अब पूरे 2 महीने का समय बीत चुका था। आज मेरा ऑफिस में काफी लंबा दिन होने वाला था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी ही जागकर काम के लिए निकलने लगी थी, जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने हैरानी से सुबह सुबह कॉल करने वाले को देखा था। नंबर मेरी बहन का था। मेरे माथे पर फौरन बल आ गए थे और मैंने परेशानी से फोन उठाकर हेलो कहा था। और जो बात उसने मुझे कही, उस पर ही मैं पागलों की तरह उसके घर की तरफ रवाना हो गई थी। उसकी सहमी हुई आवाज बाहर आई थी, अगर अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो आ जाओ। ये शब्द नहीं बल्कि मेरे लिए खंजर थे। मैं पागलों की तरह अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ने लगी थी। कुछ पल बाद ही मैं उसके इलाके में पहुंच गई थी और जब मैं उसके घर के करीब पहुंची तो चौकीदार ने मुझे रोक लिया था। आप अंदर नहीं जा सकती, अभी फिलहाल साहब ने मना किया है। मगर मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और दीवाने की तरह अंदर आ गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर से मेरी बहन की रूह चीर देने वाली आवाज सुनाई दी थी। मैं और अंदर गई तो सामने का दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कदमों के से जमीन निकल गई हो। 4 व्हाइट कोट पहने डॉक्टर मेरी बहन पर झुके हुए थे और ना जाने उसके साथ क्या कर रहे थे कि मेरी बहन डर के मारे चीख रही थी। मैं गुस्से से बोली थी, ये सब क्या हो रहा है? इस दौरान मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था, क्योंकि मैं इन लोगों को देखकर समझ गई थी कि मामला काफी गंभीर है। मेरी बहन की सास मुझे देखते ही घबरा गई थी, जबकि यही हाल उनके पति का भी था। वे लोग मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, अरे बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम उसका चेकअप करवाना चाह रहे थे। लेकिन मैंने फौरन कहा था, 4 डॉक्टर से मेरी बहन का चेकअप होगा और ये सब पुरुष हैं, उनका चेकअप एक लेडी डॉक्टर करती है। मैंने फौरन ही ये कहते अपनी बहन के पास आई थी। अचानक ही उसकी सास की टोन बदल गई थी।
पहले एक लड़की थी, अब आपको 2 लड़कियां मिल चुकी हैं। कर लो इनके साथ जो करना है। जबकि मैं परेशान हो गई थी। मैंने फौरन अपनी दीदी को अपने सीने से लगा लिया। उन लोगों ने मेरी दीदी को डरा कर उसका हाल बेहाल कर दिया था। अभी वो लोग मेरे पास आते या हम दोनों बहनों में से किसी एक को भी छेड़ते, उसी पल पुलिस अंदर आ गई थी और मैंने फौरन इन सभी को अरेस्ट करवा दिया था। दीदी ने बयान दिया था कि ये लोग शारीरिक अंग निकालकर आगे बेचते हैं। यही हाल उन्होंने आदि जीजू का किया था। उनके शारीरिक अंग निकालकर आगे बेच दिए थे, जिससे उन्हें ये घर मिला था और एक अच्छा कारोबार चल रहा था। आज ये लोग मेरे साथ भी यही करने वाले थे। मैंने इन लोगों की बातों को छुपकर सुन लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सूचना दे दी थी। अगर मैं वक्त पर वहां नहीं पहुंचती तो मेरी बहन भी इस दुनिया से चली जाती और हम कुछ नहीं कर पाते। आज भी मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने वक्त पर अपना मोबाइल देख लिया था, वरना आज मैं अपनी बहन से जुदा हो जाती। उसका हाल आज भी बहुत बुरा है। वो हर वक्त आदि जीजू को याद करके रोती रहती है। उसने बेटे को जन्म दिया है, जो बिल्कुल आदि जीजू के नैनिंग्स लेकर पैदा हुआ है। दीदी उसमें ही आदि जीजू को तलाश करती रहती है। दीदी के ससुराल वालों को सजाए मौत की खबर सुनाई गई है, क्योंकि इन लोगों ने कई ऐसे लोगों के साथ गलत काम किए हैं। इन सबको मौत के घाट उतारा है और अपने पैसे बनाए हैं, जबकि पुलिस फौरन ही अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी, जिसकी बदौलत कई लोग पकड़े जा चुके थे। दीदी को बहुत अधिक सराहना मिली थी कि अगर आप हिम्मत करके अपनी बहन को सूचना नहीं देती तो हम कभी भी इतना खतरनाक गिरोह नहीं पकड़ पाते। दीदी न मुस्कुराती थी, न बोलती थी। वो बस सिर्फ हाहू में जवाब देकर बात खत्म कर दिया करती थी। मेरी शादी भी 2 साल बाद एक अच्छे घराने में हो गई थी। पापा मम्मी दीदी की शादी भी कराना चाहते हैं, लेकिन वो आदि जीजू के गम से निकल ही नहीं पाती। हम सब बस एक ही दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी संवर जाए और ये एक नई जिंदगी का आगाज करते। मगर दीदी कहती है, मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ, लेकिन हम सबको मालूम है कि एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को एक साथी की जरूरत पड़ती है, और वो समय दूर नहीं था जब दीदी भी इस तकलीफ से बाहर आई। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।